नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही चर्चित और कहना चाहिए एक जटिल भर्ती प्रक्रिया की तहों में उतरेंगे। यह है 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती। मतलब एक ऐसा मामला जिसने हजारों युवाओं के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित किया और जो कानूनी दांवपेच का एक जाल सा बन गया। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा, कई मोड़ों से गुजरा है और इसने बहुत से सवाल भी खड़े किए हैं, है ना? बिल्कुल, ये बहुत ही पेचीदा मामला रहा है। तो हमारे सामने देखिए इस भर्ती से जुड़े कुछ अदालती फैसलों के अंश हैं, कुछ दायर की गई याचिकाओं के डिटेल। यूट्यूब चैनल में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बस अगली दीपावली जब आएगी उसमें देखना है यार कि कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर का हमारा उद्देश्य है कि चलो देखते हैं। हमारा उद्देश्य तो ये है कि 1 मिलियन अगली जो दीपावली आएगी उसमें आप लोगों का यदि प्यार रहा तो हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर चुके होंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल मेरे दोस्त। शुरू हुई तो जाहिर है लाखों उम्मीदवारों में उम्मीदें तो थी, पर साथ ही एक बेचैनी सी भी थी। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी, खासकर वो जो कट ऑफ मार्क्स को लेकर विवाद था उस पर। बिल्कुल। और देखिए, इस इंतजार का जो पहला बड़ा पड़ाव आया वो तब था जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार ने जो कट ऑफ तय की थी 60-65%, उसको सही माना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस फैसले के खिलाफ जितनी भी SLPs थी, मतलब विशेष अनुमति याचिकाएं, वो सब खारिज कर दी। अब ये फैसला सीधे तौर पर भर्ती के एक बड़े हिस्से से जोड़ा था। मतलब वो पद जो शिक्षा मित्रों से संबंधित नहीं माने जा रहे थे, करीब 37,339 पद। तो लगा कि शायद अब इन पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अच्छा, तो क्या ये मान लें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कम से कम इन 37,339 पदों के लिए तो रास्ता पूरी तरह खुल गया था, या मतलब मामला इतना सीधा नहीं था? देखिए, पहली नजर में तो यही लगा। कई उम्मीदवारों ने और शायद सरकार ने भी इसे एक बड़ी राहत या जीत के तौर पर देखा होगा। ऐसा लगा कि भर्ती प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा अब आगे बढ़ सकता है। पर जैसा कि इस मामले में ना बार बार हुआ है, कहानी में एक और परत थी। ये फैसला 24 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था और जब ये आया तो इसने एक पहलू तो साफ कर दिया, लेकिन दूसरे दरवाजे अभी भी कह सकते हैं बंद थे या खुलने बाकी थे। और वो दूसरा दरवाजा शायद शिक्षा मित्रों की जो चिंताएं थी उनसे जुड़ा था। उनका एक अलग मामला भी तो चल रहा था साथ में। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा मित्र जो कि पहले संविदा पर पढ़ा रहे थे और जिन्हें सहायक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में कुछ वेटेज वगैरह मिला था, उनके लिए ये कट ऑफ मतलब 60-65% एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट कट ऑफ वाले मुख्य मामले पर सुनवाई कर ही रहा था, शिक्षा मित्रों की तरफ से एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यहीं से मामला वाकई में मतलब और पेचीदा होना शुरू हुआ। अच्छा, क्या थी इस याचिका में मुख्य मांग और इसका आधार क्या बनाया गया था? इस याचिका में मांग ये की गई थी कि जो 69,000 पद हैं, उनमें से 37,339 पदों पर भर्ती को रोक दिया जाए। और उनकी दलील काफी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से ये पूछा था कि अगर कट ऑफ कम रखी जाती, मान लीजिए 40 या 45%, तो कितने शिक्षा मित्र पास होते। सरकार वो आंकड़ा उस वक्त कोर्ट को नहीं दे पाई थी। ओह अच्छा, ये जानकारी नहीं थी सरकार के पास? हाँ, हालांकि सरकार ने ये जरूर बताया था कि कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था और उनमें से 8,018 शिक्षा मित्र जो है वो ऊंची वाली कट ऑफ यानी 60-65% पे पास हुए थे। तो शिक्षा मित्रों का तर्क ये था कि अभी जब ये पता ही नहीं है कि कम कट ऑफ पे कितने पास होते, तो हमारे हितों की रक्षा कैसे होगी। इसलिए उन्होंने मांग की कि या तो ये 37,339 पद, जो कि कुल पदों में से 60-65% पास शिक्षा मित्रों की संख्या घटाने पर बचते थे, ऐसा उनका कैलकुलेशन था, उनके लिए रिजर्व रखे जाएं, या फिर जब तक ये आंकड़े साफ न हो तब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रोक दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस याचिका पर? क्या उन्होंने भर्ती रोक दी? पूरी भर्ती तो नहीं रोकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश दिया। उन्होंने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि भाई फिलहाल इन 37,339 पदों को भरा ना जाए, इन्हें होल्ड पर रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को सुनेगा और इसके लिए 14 जुलाई की तारीख तय की गई। तो देखिए स्थिति कैसे उलझ गई।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची कट ऑफ को सही ठहरा दिया, दूसरी तरफ उसी फैसले से प्रभावित होने वाले एक बड़े समूह यानी शिक्षा मित्रों की याचिका पर करीब आधे पदों को होल्ड पर रखने का आदेश दे दिया। ये एक तरह से कानूनी संतुलन साधने की कोशिश थी शायद, लेकिन इसने प्रक्रिया को और लंबा खींच दिया। यानी करीब आधे पद एक तरह से फ्रीज हो गए। लेकिन बाकी पदों का क्या हुआ? क्या सरकार ने उन पर भर्ती करने की कोई कोशिश की? हाँ बिल्कुल, यहीं पर एक और नया मोड़ आ गया। जब ये 37,339 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होल्ड पर थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने बाकी बचे हुए पदों में से 31,661 पदों को भरने का आदेश जारी कर दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कदम तब उठाया गया जब 69,000 भर्ती का जो मुख्य मामला था, कट ऑफ वाला, उसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनाया नहीं था। फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। अरे ये तो काफी चौंकाने वाला कदम लगता है। जब मेन केस ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, फैसला रिजर्व हो, तो इस तरह आधे अधूरे पदों को भरने का क्या मतलब था? क्या इसे चैलेंज किया गया? हाँ बिल्कुल किया गया। सरकार के इस फैसले को बीटीसी छात्रों की ओर से तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उनकी याचिका में सीधी मांग थी कि भाई जब तक 69,000 भर्ती के मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इन 31,661 पदों की भर्ती वाले सरकारी नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए। उनका तर्क ये था कि ये भर्ती प्रक्रिया एक इंटीग्रेटेड पूरी प्रक्रिया है, और जब तक कट ऑफ का फाइनल निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक इस तरह टुकड़ों में भर्ती करना सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं मेरिट को प्रभावित कर सकता है। और क्या ये सरकारी आदेश एकदम से आ गया था या इसकी कोई पृष्ठभूमि थी पहले से? नए सूत्रों के मुताबिक ये फैसला एकदम अचानक नहीं था। खबर ये थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इन 31,661 पदों को एक हफ्ते के अंदर भरा जाए। तो इससे लगता है कि सरकार शायद इन पदों को जल्दी भरने के लिए उत्सुक थी। हो सकता है लंबित कानूनी प्रक्रिया से जो देरी हो रही थी उसको देखते हुए, या फिर उम्मीदवारों के दबाव में। लेकिन इस कदम ने कानूनी लड़ाई को और ज्यादा उलझा दिया, ये तो तय है। तब तक हमने देखा कि कट ऑफ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में, शिक्षा मित्रों के पदों का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार द्वारा जो ये 31,661 पदों को भरने की कोशिश हुई, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई थी। मतलब एक मल्टी फ्रंट कानूनी जंग जैसी स्थिति बन गई थी। और ये जंग सिर्फ पदों के बंटवारे और कट ऑफ तक ही सीमित नहीं थी। जैसा हमने शुरू में बात की थी, एक और मोर्चा खुला हुआ था। वो था प्रश्न पत्र को लेकर। कुछ लोगों का मानना था कि परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल ही गलत थे। हाँ, ये भी एक बहुत अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा था। किसी भी भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसका प्रश्न पत्र और उसकी जो आंसर की है वो सही हो। इस मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि प्रश्न पत्र में कई गलतियां थीं, कुछ सवाल ठीक से बने नहीं थे, कुछ के जो उत्तर दिए गए थे वो गलत थे। तो हाईकोर्ट ने इस पे क्या किया? क्या उन्होंने इन आरोपों की जांच करवाई, कुछ एक्शन लिया? देखिए, शुरुआत में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, मतलब एक जज की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने आदेश दिया कि इन आपत्तियों की जांच के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेषज्ञों के एक पैनल के पास भेजा जाए। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जब परीक्षा की तकनीकी या अकादमिक शुद्धता पर सवाल उठते हैं। ठीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य सरकार या शायद भर्ती बोर्ड जो था वो इस फैसले से सहमत नहीं था। उन्होंने सिंगल बेंच के इस आदेश को हाईकोर्ट की ही डिवीजन बेंच यानी 2 जजों की बेंच के सामने चुनौती दे दी, और डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि यूजीसी पैनल से जांच का जो आदेश था वो फिलहाल लागू नहीं होगा। अच्छा, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया होगा। हाँ बिल्कुल। डिवीजन बेंच के इस फैसले से जो लोग असंतुष्ट थे, याचिकाकर्ता जिनमें ऋषभ मिश्रा का नाम प्रमुखता से आता है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि भाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला गलत है और यूजीसी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आया। क्या हुआ वहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने याचिकाकर्ता को कहा कि वे वापस हाईकोर्ट जाएं और वहीं अपनी बात रखें। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह प्रश्न पत्र की गलतियों से जुड़े मामले उनके सामने लाए जा रहे हैं और वो इनमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।
उनका शायद मानना ये था कि ऐसे जो अकादमिक और तकनीकी मामले हैं उनको पहले हाई कोर्ट के स्तर पर ही पूरी तरह से निपटाया जाना चाहिए। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न पत्र विवाद का भी कोई अंतिम हल उस वक्त नहीं निकल पाया और ये सब चल ही रहा था, लेकिन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तो शायद पहले ही आ चुका था, है ना? बिल्कुल, ये भी इस मामले की एक विडंबना ही कहिए कि यूपी सरकार ने 8 मई को ही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया था। यानी हजारों उम्मीदवार पास या फेल घोषित हो चुके थे, लेकिन जिस कट ऑफ पर ये रिजल्ट आधारित था वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन थी। हाँ, जिन पदों के लिए वो चुने गए थे उनमें से कुछ होल्ड पर थे। सही बात है। और जिस प्रश्न पत्र के आधार पर ये रिजल्ट बना था उसकी सत्यता पर हाईकोर्ट में सवाल उठ रहे थे। मतलब एक अजीब सी कंफ्यूजिंग स्थिति थी। कट ऑफ, पदों का बंटवारा, प्रश्न पत्र, क्या कोई और भी पहलू था जिसने इस मामले को और उलझा दिया? हाँ, एक और बहुत गंभीर पहलू सामने आया जिसने इस पूरे मामले पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो थे भ्रष्टाचार के आरोप। ये आरोप इतने गंभीर थे कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। प्रियंका गांधी ने तो इसे यूपी का व्यापम घोटाला तक कह दिया था, जो मध्य प्रदेश का वो कुख्यात भर्ती घोटाला था उसका संदर्भ देते हुए। बाप रे, किस तरह के आरोप थे ये? क्या कोई ठोस सबूत या कुछ बातें सामने आई थी? देखिए, आरोपों की प्रकृति काफी गंभीर बताई जा रही थी। खबरें आई कि कुछ डायरियों में छात्रों के नाम और पैसों के लेन देन का जिक्र मिला है। परीक्षा केंद्रों में हेरफेर की शिकायतें थीं। ऐसी बातें सामने आईं कि शायद कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट काम कर रहा था जो पैसे लेकर पास कराने का दावा कर रहा था। ये आरोप इशारा कर रहे थे कि शायद ये सिर्फ कुछ 1-2 अलग-थलग मामले नहीं हैं, बल्कि इसके तार शायद गहरे जुड़े हो सकते हैं। हालांकि ये सब उस वक्त आरोपी थे और जांच का विषय थे, लेकिन इन्होंने भर्ती प्रक्रिया की जो पवित्रता होती है उस पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए। तो क्या इन भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई कानूनी असर हुआ? क्या अदालतों ने इसका संज्ञान लिया? बिल्कुल लिया। इन बढ़ते आरोपों और शायद बाकी याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं निर्णायक कदम उठाया। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच थी। उन्होंने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए पूरी की पूरी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। ये एक जबरदस्त झटका था क्योंकि इसने सब कुछ वहीं का वहीं रोक दिया जहां वो था। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक, ये किस याचिका पर हुआ था और कोर्ट ने इसका कारण क्या बताया था? ये रोक अजय कुमार ओझा और कुछ अन्य लोगों ने जो याचिका दायर की थी उस पर लगाई गई थी। उनकी याचिका में न केवल भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए गए थे, बल्कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग